जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले हमारे देश के अभिन्न अंग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जघन्य आतंकवादी घटना घटा है। और जिस घटना में हमारे देश के 27 से 28 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। और उन मरने वालों में से कुछ हमारे देश के बहादुर सेना के अधिकारी शामिल हैं, कुछ आईवी के अफसर हैं और एक दो जो है विदेशी पर्यटक के भी मरने की खबर आ रही है। साथियों, सबसे बड़ी शर्मनाक बातें ये है कि आतंकवादियों ने जब इन मासूम निहत्थे के ऊपर गोलियां चला रहा था तो उस वक्त जो है उनके धर्म पूछकर इन्हें मारा जा रहा था। मेरे दोस्त, इस घटना ने न केवल भारत को बल्कि उन तमाम सुरक्षा परिषद के देशों को, उन तमाम सुपर पावर देशों को, उन तमाम संस्थाओं को, यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ कागज़ पर आतंकवादियों को सफाया करने की बात करते हैं। मेरे दोस्त, ये आतंकवादी कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछकर इन मासूम लोगों को कत्लेआम किया है, मारा है। आपको पता होगा, जब से ये घटना घटी है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने बीच दौरे ही छोड़कर चले आए और हमारे देश में जो भी होना है वो तो होगा ही। तो देखिए, अब जो है भारत जो है अपना कूटनीतिक चाल चलने लगा है और चलना भी चाहिए। हमारे देश के सबसे पहले भलाई है, सबसे पहले जनता की भलाई। अब देखो भारत ने क्या किया है, अभी जो है हाल ही के रिसेंटली न्यूज़ में आपको पता होगा कि सिंधु जल समझौता जो है उसको भारत ने कैंसिल कर दिया है। भारत के जितने भी हाई कमीशन में अधिकारी बैठे थे उन सभी अधिकारी को 48 घंटे के भीतर बोला है आप बाहर चले जाइए इंडिया से। भारत में जो भी पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा के थ्रू आए थे, मेडिकल वीज़ा के थ्रू, स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू या फिर सार्क देशों के सदस्य के थ्रू, तो उन सभी को बाहर बोला गया है कि आप चले जाइए। और भी भारत ने बहुत कदम उठाया है। आज हाल ही में न्यूज़ में आया है कि जो जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं, खास करके सुरक्षा परिषद के जितने भी देश थे, वो सभी के सभी विदेश मंत्रालय में गए हैं, उनसे बात विचार हुआ होगा। फिलहाल हम आते हैं सिंधु जल समझौता पे। देखो, सिंधु जल समझौता भारत ने इसको रद्द कर दिया। आखिर क्या है सिंधु जल समझौता, इससे क्या होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला और भारत को क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको बताऊंगा। जितना हो सके मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। पसंद आएगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर देना। देखो, सिंधु जल समझौता मेरे भाई है क्या, 1960 में हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखो, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। तब के प्राइम मिनिस्टर, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जी थे। उसके बाद उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे वो अयूब खान थे, ठीक है ना। इनके बीच हुआ, इन दोनों के बीच हुआ और इन दोनों को इस समझौता कराने का श्रेय जो है विश्व बैंक को जाता है। विश्व बैंक के ही मध्यस्थता के आधार पर हुआ ये, ठीक है ना। और उसके बाद फिर देखो, अब बात करते हैं मेन रूप से सिंधु जल समझौता क्या है। ये भारत का मैप आप देख रहे हैं। भारत के मैप में मेरे दोस्त आपको पता होगा, इधर जो हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो ये मिलता है तिब्बत, ठीक ना। तिब्बत है, ये चाइना सिर्फ अपना बहुत समझता है, असल में तिब्बत अलग देश है, ठीक है ना। तो इस तिब्बत से देखो मेरे दोस्त, पहले एक नदी निकलती है और ये नदी जो है ना, ये नदी इस पॉइंट से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। उस नदी का नाम है सिंधु नदी, जिसको हम इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से और ये भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में निकल कर मेरे भाई ये अरब सागर में गिर जाती है। पता होगा अरब सागर, आप मैप देखते होंगे तो। अब देखो फिर होता क्या है ना, फिर भारत के ही एक जम्मू कश्मीर राज्य से झेलम नदी निकलती है, ठीक है ना। झेलम नदी निकलती है मेरे भाई, और इस झेलम नदी आगे आकर मिलती है, फिर एक नदी बनती है। फिर यहीं से जो है फिर हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है, फिर ब्यास नदी भी वहीं से निकलती है। फिर अब एक नदी जो है नीचे वाली सतलज नदी, ये नदी भी जो है मेरे भाई तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है ना। तो अब देखो सिंधु जल समझौता में है क्या मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना। जो ये स्टार्टिंग के 4 गो है ना, ये नदी, झेलम नदी सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है, बाकी जो है तीनों नदी ये है ना, चेनाब, रावी और ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप इमेजिन करिएगा मैप में कि ऊपर में जम्मू कश्मीर, उसके सटा हुआ जस्ट नीचे में हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है ना। बाकी ये सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। अब देखो क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम आपको बता दिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और गिरती है अरब सागर में। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें मेरे दोस्त तो 2880 किलोमीटर है। और भारत में लंबाई की बात करें, यानी भारत में यहाँ निकल घुसती है, यहाँ निकल जाती है,
तो 1114 किलोमीटर है। ठीक, अब देखो इसकी सहायक नदियाँ सिंधु नदी की बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन उनमें से हम मेन रूप से जो है 5 नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि यह झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी, और भी नदियाँ हैं। ठीक है ना। अब देखो सिंधु जल समझौता था क्या मेरे दोस्त। सिंधु जल समझौता 1960 था कि भारत जो है ना 3 नदी जो है सतलज, ब्यास और रावी, इस नदी का जितना भी पानी होगा उस पानी का 20% इस्तेमाल करेगा, 20% ही करेगा, बाकी 80% जो है वो पाकिस्तान करेगा। ठीक है ना। बाकी जो है 80% कौन करेगा मेरे दोस्त, वो पाकिस्तान करेगा। ठीक है ना, पाकिस्तान करेगा। अब देखो जरा इसको देखो, सतलज, ब्यास और रावी नदी जो है, सतलज, ब्यास और रावी नदी, ये जो है ना नीचे वाला तीनों नदी जो है ये भारत यूज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि भारत के यूनियन टेरिटरी में जो है नीचे है तो भारत का ज़्यादा इस पर डोमिनेंस है, फिर भी जो है ये 20% ही पानी इस्तेमाल करेगा। उसके बाद पाकिस्तान को जो है बोला गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी ऊपर का जो है 3 नदी जो है, ऊपर का एक सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब, ऊपर वाला 3 नदी भाई तुम 80% पानी इस्तेमाल कर लेना। मतलब इसमें भी भाई हम करेंगे नीचे वाला भी 20%, लेकिन पाकिस्तान 80% कर लेगा। अब फिर उसके बाद फिर इस बाकी ऊपर वाले तीनों नदी में सिंधु, झेलम और चिनाब में 80% इसको दे रहा है, हम 20% ले रहे हैं इंडिया। तो फायदा में कौन है, पाकिस्तान है, हम घाटे में हैं। जबकि हमारे इन 5 नदियों में से मेरे दोस्त, ये आपका 6 नदियों में से 4 नदी हमारे देश के ही राज्य से निकलती है। ठीक है ना, हालांकि पाकिस्तान में जाती है नो डाउट। ठीक है ना, फिर भी हम बहुत कम पानी यूज करते हैं। अब देखो पाकिस्तान पर स्ट्राइक क्या किया गवर्नमेंट ने, ये संधि तोड़कर, कि बोला क्या है कि हम तो भाई अब इसको बंद करने वाले हैं, पानी बहने नहीं देंगे। देखो अब मेरे दोस्त भारत सरकार क्या करेगी, देखो हम भी जो है ना मेरे भाई, हम भी पढ़कर ही आपको बता रहे हैं, मैं कहीं उपज नहीं आया। ठीक है ना, हम उतना है भी नहीं। अब देखो क्या करेगी गवर्नमेंट जो है ना, वो पाकिस्तान के बारे में आपको पता होगा मेरे दोस्त, नदियों का देश जो है ना, नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है ना पाकिस्तान में ही होता है। नहरों का देश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नहरों का जाल बिछा है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा रबी फसल में बात करें तो गेहूँ में ना पाकिस्तान में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होता है। इसीलिए पाकिस्तान का जो है मुख्य जो है भोजन है, मुख्य खाद्य पदार्थ जो है वो गेहूँ है। ठीक है ना, ना कि हमारी तरफ चावल है। ठीक है ना, पाकिस्तान का मुख्य खाद्य पदार्थ ध्यान रखिएगा क्या है, गेहूं है। भारत का क्या है, चावल है। तो वहाँ मेन रूप से नहरों की सिंचाई के माध्यम से रबी फसल होती है, और रबी फसल में ज़रूरत नहीं है कि वर्षा के पानी उसके जो है ना पौधे में जाए, ऐसे भी चलेगा। क्यारी बनकर भी नहरों के से पानी से आएगा तो हो जाएगा रबी फसल की उपज। अब क्या क्या है, भारत इस पर क्या करेगा, पानी रोक देगा और डैम बना देगा। अब भारत को फायदा क्या है इससे, देखो पहला नंबर तो भारत इस पानी को रोक कर डैम बना देगा। डैम का मतलब क्या होता है, डैम इसीलिए बनाया जाता है या तो उस पानी को जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके, और नहीं तो दूसरा ये रहता है कि उस पानी जो इकट्ठा है उससे हम क्या करें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार करें, मतलब पन बिजली परियोजना। पानी से बिजली बनता है, आप सुने होंगे। 2 मकसद है भारत सरकार का मेन रूप से, कि सिंचाई और अपना भी एरिया में सिंचाई करने का, और नहीं तो फिर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पन बिजली बनाएगा। ठीक है ना, और पाकिस्तान को ठेंगा दिखा देगा। अब देखो यहाँ पर ये तो कर लेगा, और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, वो तो इंजीनियर या फिर सोचने वाले जो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये सब थिंक टैंक जो है। अब देखो पाकिस्तान की हानि क्या होगा मेरे भाई, आपको लगता है सिर्फ भूखा प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान बहुत हानि होने वाला। आपको अभी पता है ना कि पाकिस्तान नहरों का देश है मेरे भाई। अब पानी रुक जाएगा तो सोचो जितना भी वहाँ पर खेती बाड़ी होता था वो सब इसी पर डिपेंड रहता था, और भारत यही 4-5 नदी को मेरे भाई तोड़ के रख देगा। सब भारत से होकर गुजर रही है, सतलज भी भारत से, सिंधु भी भारत से, बाकी ये तो बपौती है ही हम लोग का। तो अब सब पानी क्या करेगा, रोक लेगी गवर्नमेंट। उसके बाद फिर पाकिस्तान में क्या होगा, सुखाड़ हो जाएगा। सुखाड़ हो जाएगा भाई, वहाँ तो उपज भी नहीं करेगा, कुछ उपज ही नहीं होगा। जो गेहूँ होता था, जो और भी फसलें होती थी ना, खत्म कहानी। वहाँ क्या हो गई, लोग पहले नंबर तो अनाज नहीं होगा, भूखे तो मरेंगे ही। वहाँ क्या होगा, आटा का दाम तो पहले से बढ़ा था, अब आटा का दाम और आसमान छूने लगे। और दूसरा क्या है, पानी नहीं जाएगा मेरे दोस्त नदी में, तो वहाँ के पानी का लेवल जो है ना, पानी का स्तर जो है ना, वो काफ़ी अंदर चला जाएगा, जिसके कारण पानी की भी समस्या पाकिस्तान में होगी, है ना। उसके बाद पाकिस्तान जो इस पानी का यूज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पनबिजली बनाने में यूज करता था, उसका भी काम तमाम ऐसे ही बैठ जाएगा उसका भट्ठी।
पूरी तरीके से ख़त्म। और उसके बाद फिर वहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, वहाँ की जनता भी परेशान होगी। मान लिया जाए कोई भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो जनता तो हाहाकार मचाएगी, सरकार पर दबाव बनाएगी और वहाँ लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और भारत को बस यही करना है उसको, मतलब एक बोलता है ना कि हम तुमको बोले ना ला सांप भी मार देंगे लेकिन लाठी भी नहीं टूटेगा, वो भारत रणनीति अपना रहा मेरे दोस्त। तो ये करेगा और पाकिस्तान, विश्वास करो मेरे भाई, इतना में ही उसका अकड़ निकल जाएगा। बाकी भारत को क्या करना चाहिए मेरे दोस्त और उन आतंकवादियों को क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। भारत देखो, मैं भी मेरे भाई सोचता हूँ थोड़ा बहुत, जहाँ तक मेरा दिमाग भगवान ने दिया है। भारत को क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, अभी सबसे अच्छा मौका है जो देखो पूरे जम्मू कश्मीर जो है ना हमारे अपना नहीं है। पीओके का नाम सुने होंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के अधिकृत हैं, उस पीओके एरिया को ले लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के पीओके एरिया को ले लोगे ना तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है चाइना पाकिस्तान में बनाया है, चाइना पाकिस्तान, तो ये पीओके से ही गुजरा है। और भारत हमेशा पता है हर एक मंच पटल पर भारत इसका ऑब्जेक्शन करते आया है, चाहे कोई भी हो, यूनाइटेड नेशन में हो या फिर कहीं और हो। तो फिर वहाँ से उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो भारत की क्षमता है भाई, पाकिस्तान को तो बोले ना 24 घंटा के अंदर निपटा देगा। बहुत इतू सा देश है, उत्तर प्रदेश के जैसा है, बस उससे बड़ा कुछ नहीं है, ना आबादी में है ना शायद इकोनॉमी में भी महाराष्ट्र इतना होगा या उत्तर प्रदेश इतना। बस उसको हड़प ले भाई, अब नहीं हड़पेगी तो कभी नहीं हड़पेगी, याद रख लेना। गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार की है और बहुमत में है, ठीक है ना। और उसके बाद देश के मामले में तो हर लोग साथ देगा, चाहे कांग्रेस की पार्टी की हो या फिर कोई अदर पार्टी, विपक्ष की पार्टी भी बोल रहे हैं, सभी लोग एकजुट में समर्थन करेंगे हम सरकार को। अब ये हो गया। अब देखो मेरे भाई, इसको तो आवश्यक पीओ के सब भारतीयों को ये मतलब इच्छा है कि जो है ना जीते जी पीओ के हमारे हाथ में आ जाए, हमारे कब्जा में। अब देखो आतंकवादियों के साथ क्या करना चाहिए मेरे दोस्त। आतंकवादी जो है ना मारते वक्त किसी पे रहम दिल नहीं बना, किसी पे दरिया दिल नहीं दिखाया है, चुपचाप उनके धर्म के आधार पर गोलियों से भून दिया गया। मेरा भाई मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, उन आतंकवादियों को सभी लोग का मानना है, हमारा आपका सभी लोगों का मानना है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता मेरे दोस्त। इस बात से सभी लोग सहमत हैं। क्यों ना उन आतंकवादियों को मेरे दोस्त पकड़ कर लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर जला दिया जाए, किरोसिन तेल छिड़क कर या पेट्रोल छिड़क कर। क्यों ना जला दिया मेरे भाई, धर्म ही नहीं है तो ठीक है हम जला दे रहे हैं, उसको छोड़ दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए, हो गया भाई। देखो अच्छे अच्छे जो है ना, जो पालतू है ना हमारे देश में ये है, वो देखो बिल से निकल जाएंगे, ठीक है ना, तुरंत निकलेंगे मेरे भाई। तो उनको क्यों ना लाल चौक पर लाकर जला दिया जाए। भाई धर्म ही नहीं होता क्या है, तुम मारने वक्त पूछ लिया भाई धर्म, तुम्हारा धर्म, सही बात कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, ठीक है तो हम जला रहे हैं। जिस तरीके से बुरहान वानी को चारों तरफ से कॉर्डन करके आग लगाकर ना पकड़ा था, मारा था, उसी तरीके से इन आतंकवादियों को भी किया जाए। मेरे दोस्त पता है उन 27 लोगों के घरों में क्या बीतता होगा, जिनके सर से पिता का साया उठ गया, जिनके पति जो है, जिनका हस्बैंड इस दुनिया से छोड़कर चला गया, जिनके मांग सूना हो गया, जिनके बच्चे उनके कोख से चले गए, ठीक है ना, कितनी जो है औरतें विधवा हो गई। ये सब पता है, दर्द उन्हीं को पता है जो इस चीज़ को झेल रहे होंगे। अभी एक मरे मेरे भाई या 100 मरे, दर्द तो एक पर्सनल को भी उतना ही होगा ना। और ये तो 27-28 लोगों को मार दिया। तो इनके साथ कोई भी बेरहमी मतलब नरमी नहीं बरती जाए, पूरी बेरहम होकर मारो भाई, एकदम इजराइल की तरह धुआं धुआं उड़ा देना, ठीक। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है देखते जाइए, और ये गवर्नमेंट ज़रूर लेगी, बदला लेगी, ऐसा नहीं है बैठने वाली है, ठीक है ना। हालांकि सब ठीक है, अच्छी भारत की एकता और अखंडता के लिए भाई कोई भी चैलेंज करेगा तो उसको तो हमारे संविधान ने दिया है कि उसको ठोको पहले। चलो ठीक है ना। अब साथियों देखिए आपको कैसा लगा होगा, मेहनत करके ये सब चीज़ें आपके लिए लिखे हैं, बढ़िया से बनाए हैं, मैप जितना संभव हो सके। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना। ये बात जो है ना पहुंचनी चाहिए मेरे दोस्त उन सभी छात्रों के सामने जो सिंधु जल समझौता क्या है उनको शायद समझ नहीं है, तो मैं बता दिया हूँ ये चीज़ें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।